हाय गाइस, प्रत्युष दिस साइड। और रोटेशनल मोशन में हम लोग अब ट्यूटोरियल नंबर 13 तक पहुंच गए। बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज का ये ट्यूटोरियल नंबर 13 है। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? पिछले क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। इस क्लास में हम क्या करेंगे? इस क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला सवाल हमारे सामने क्या कह रहा है कि एक टॉर्क है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और उस टॉर्क की जो वैल्यू है इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू ए क्रॉस एल। ए भी एक वेक्टर है और एल एंगुलर मोमेंटम वो तो एक वेक्टर होता ही है। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले कि सवाल कह क्या रहा है मुझसे। सवाल मुझसे कह रहा है कि टॉर्क वेक्टर बराबर सम ए वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। ठीक है, अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं हम। ए के बारे में बताया गया कि वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। ऑप्शन पे आ जाते हैं। dl by dt is perpendicular to l at all the time। dl by dt, अगर सवाल में क्या है ना, वो एरो लिखना मिस हो गया है, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई ए ऑप्शन मुझसे कहना क्या चाहता है। ए ऑप्शन दादा कहना चाहता है कि dl by dt जो है इज परपेंडिकुलर टू l। ये हमें चेक करना है हर समय, ये l के परपेंडिकुलर है या नहीं। बी ऑप्शन क्या कहता है कि अगर आपने एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट ए के अलोंग ले लिया तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। क्या कहा? एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट अलोंग दी ए विल नॉट चेंज विद टाइम। ओके, वी विल फाइंड आउट। सी पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। और डी पार्ट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, तो डी पार्ट तो मुझे गलत सा लग रहा है। क्यों गलत सा लग रहा है? भाई टॉर्क लग रहा है आपके ऊपर एक, तो अगर टॉर्क लगेगा तो कैसा भी वेक्टर हो उसमें चेंज तो आएगा ही नहीं आएगा। भाई टॉर्क इज डिफाइंड एज ए क्रॉस एल। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो है और उन दोनों के बीच में कुछ एक एंगल है तो डेफिनेट सी बात है कि टॉर्क लगेगा। अगर उनके बीच में कोई एंगल नहीं है तो टॉर्क नहीं लगेगा। किसके बीच में? ए और एल के बीच में। लेकिन यहाँ पे सवाल एंगल वगैरह के बारे में क्या है? साइलेंट है। इसका मतलब, और ऑप्शन भी जो है वो साइलेंट है, इसका मतलब हमसे ये जनरल आंसर पूछना चाह रहे हैं। मतलब कि एंगल जीरो हो या नॉन जीरो हो तब भी ये कहना चाहते हैं कि टॉर्क जो है वो जीरो होगा। डी ऑप्शन यही कह रहा है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इट विल जीरो ओनली इन वन केस, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू एंगुलर मोमेंटम, एल्स इट विल नॉट बी जीरो। तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, हमने इसे काट दिया। ये लो भाई, बाकी ऑप्शंस का क्या? बाकी ऑप्शन तो ज्यादा चेक करने पड़ेंगे ना, तो चेक करते हैं भाई। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इसको पता लगेगा कि क्यों इंटरेस्टिंग है। पहले तो हम ए ऑप्शन को चेक कर लें। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। एक काम करो भैया, आप एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर करिए। एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर करिए तो क्या ऑप्टेन होगा? यू विल ऑप्टेन एल इंटू कॉस ऑफ जीरो। एंगल कितना है भाई उनके बीच में? एंगल उनके बीच में जीरो है, इसलिए एल इंटू कॉस ऑफ जीरो, मतलब सिंपली एल स्क्वायर लिख दिया हमने। सॉरी। अब एक काम करो, इन्हें डिफरेंशिएट मार दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप कैसे डिफरेंशिएट मारोगे? क्या करना है मुझे? अगले स्टेप में मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स डू दैट। तो आपको मिलेगा एल वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बाई डी टी प्लस डी एल वेक्टर बाई डी टी डॉट एल वेक्टर, ये आपको एल एच एस मिलेगा और आर एच एस में टू एल डी एल बाई डी टी। ठीक है, ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा अगर आप इसे डिफरेंशिएट मार देते हो तो। अगर ये हमेशा परपेंडिकुलर हुआ, इसके क्या डीएल वेक्टर और एल वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर हुआ, तो आप ये पाओगे कि जो आपकी एलएचएस है वो पूरी जीरो हो जाएगी। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे इससे पता लग जाएगा कि भाई आरएचएस भी जीरो होना चाहिए और आरएचएस में एल तो नॉन जीरो है, तो डीएल बाई डी को जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है डायरेक्टली मेरे को ए और सी ऑप्शन को चेक करने के लिए यूज में आएगा। ठीक है। अच्छा, वी ऑल्सो नो, व्हाट वी नो, दैट टॉर्क इज डीएल बाई डी टी and torque in this question is given as a vector cross l। तो मतलब कि टॉर्क तो भाई परपेंडिकुलर है ना एल वेक्टर के। भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट किसी चीज का करते हो, मतलब जो आपका आंसर आता है, रिजल्ट आता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दी टू बोथ दी वेक्टर्स जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा है। मतलब टॉर्क जो होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क जो होगा आपका वो एल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यही तो आपसे सवाल कह रहा है, ऑप्शन नंबर है कि भैया और डीएल बाई डी बेसिकली क्या है? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम। यस इट इज। तो यस इट इज, मतलब कि ये तो हो गया आपका सही, ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया।
सी ऑप्शन जो मैंने आगे एक क्वेश्चन लिखी उससे वेरीफाई हो जाएगा। देखो जरा कैसे भाई, अभी भी मैंने ये बात साबित कर दी कि ये जो दोनों वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बात एकदम सही है। तो परपेंडिकुलर मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है दोनों का और यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। मतलब अल्टीमेटली आई कैन से दैट एल डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ये तो भाई आपका नॉन जीरो है। इसका मतलब एक ही पॉसिबल आंसर हो सकता है यहाँ पे कि डीएल बाई डी टी इसको जीरो। ये क्या कह रहा है एक्सप्रेशन आपका, ये एक्सप्रेशन, ये देखो ध्यान दो, डीएल वेक्टर नहीं लिखा है यहाँ पे सवाल में, वो आपके एरो लिखना मिस हो गए हैं, लेकिन आप समझिए ये क्या है, दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको यहाँ समझ में आया कि एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है। मतलब कि सी ऑप्शन क्या हो गया, सही। सी ऑप्शन हमसे यही कह रहा था कि आपको एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज चेक करना है, तो मैंने यहाँ लिख देना है, सी ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पे, जो कि थोड़ा सा तकलीफ देने वाला ऑप्शन था, इसलिए मैं उसे बाद में करूँ। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सॉरी कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ये समझने का प्रयास करें कि कैसे चेंज क्या हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या क्या हो रहा है, तब हम समझ पाएंगे कि भाई ए वेक्टर और के अलोंग जो है एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो लेट मी ड्रॉ दोनों वेक्टर ऐसे मैं हाइपोथेटिकली बना लेता हूँ। लेट अस सपोज ये कोई वेक्टर है मेरा ए वेक्टर और ये कोई वेक्टर था मेरा एंगुलर मोमेंटम वाला वेक्टर। ठीक है, ये मेरा एंगुलर मोमेंटम वाला वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर। सवाल मुझसे कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, जो डी एल वेक्टर बाई डी टी है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू एल। कैसे कहा सवाल ने, मुझे मुझे बताया, डिफाइन करा कि डीएल बाई डी टी इज ए क्रॉस एल। तो मैं समझ गया कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज कॉज होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने, दोबारा बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम में जो आप चेंज ऑब्जर्व करोगे वो इस प्लेन के आपको परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इस चीज को थोड़ा सा समझने की। एक काम करता हूँ, मैं 3D वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बना ली। सिंप्लिसिटी के लिए बेटा मैंने ये जो आपका ए वेक्टर है ले लिया मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सिंप्लिसिटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया, ध्यान दो एक्स वाई प्लेन में लिया है। ये रहा, ये तो इधर बना लेते हैं, काम करते हैं, ये बन गया आपका, ये मैंने एंगुलर मोमेंटम लिया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आई होप अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपसे कहा क्या गया है कि जो आपका डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि अलोंग क्या होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए अलोंग जेड एक्सिस। ये बात समझ लो आप, अलोंग जेड एक्सिस। चेक कर लो भाई, ए वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर जो है वो आपको करना है। तो ए क्रॉस एल अगर आप करोगे तो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपका जो अंगूठा है वो जेड एक्सिस की तरफ आ जाएगा, है ना। क्या राइट हैंड की उंगलियां ए की तरफ रखिए, एक्स एक्सिस की तरफ रखिए और उन्हें एल वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। जब आप एल वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका अंगूठा उधर की तरफ पॉइंट करेगा, वो आपका जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज है वो आपका, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इस लाइन के लॉन्ग आना चाहिए। देखो अभी बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हाईलाइट करके बना देता हूँ लाइन, इस लाइन के लॉन्ग आना चाहिए। ठीक है, पैरेलल टू जेड एक्सिस आना चाहिए। तो ये आ गया लेट अस सपोज एंगुलर मोमेंटम में चेंज। ठीक है, जैसे ही एंगुलर मोमेंटम में चेंज ये आएगा उस समय अब नया डायग्राम क्या होगा, अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ ऐसा हो चुका है, ध्यान दो, ये आपका नया एंगुलर मोमेंटम हो चुका है। तो अब जो एंगल है बिटवीन इन दोनों के बीच में वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपका एल वेक्टर इज नो मोर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में नहीं रहा आपका एल वेक्टर, उसका थोड़ा बाहर निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब जो आपका रेट ऑफ चेंज होगा, अब जो नया रेट ऑफ चेंज होगा उसकी मैं डायरेक्शन अगर देखने की कोशिश करूं तो कैसी हुई देखने समझिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर समवॉट हियर कुछ ऐसा आएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा, ये आपका एल वेक्टर और फर्दर आगे निकल जाएगा। ये एल वेक्टर लेट सपोज यहाँ कहीं आ गया एल वेक्टर आपका। तो अब फिर से जो डायरेक्शन आप बनाओगे, मैं फिर से अब बनाता हूँ, हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको दूसरे कलर से। अब कुछ आपका चेंज जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तब जो आपका चेंज होगा वो देखिए जरा, वो आपका चेंज कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप ऑब्जर्व करिए जो चेंज है आपका, जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये जो मैंने लाइन बनाई अभी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। क्या इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपका जो टॉर्क लग रहा है वो एंगुलर मोमेंटम को
चेंज कर रहा है, लेकिन ये ध्यान देते हुए चेंज कर रहा है कि उसका प्लेन हमेशा जो उसका जो डायरेक्शन है हमेशा वो एल और ए के परपेंडिकुलर। तो एक तरीके से आप ध्यान दीजिए कि वो ए के अबाउट रोटेट करवा रहा है इसको। ठीक है, कैसे रोटेट करवा रहा है मैं थोड़ा आपको डायग्राम बना के अगर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये जो ओरिजिनल डायग्राम था ना इसी में बना के दिखाऊं तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो आपका रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा वो देखिए जरा, कुछ ऐसे इस तरीके से कोन टाइप का बना लेगा। एंगुलर मोमेंटम स्टार्टिंग में यहाँ कहीं था, बाद में यहाँ कहीं हो गया, फिर 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 बाद में यहाँ कहीं हो गया। तो जब बेटा ये कोन बना लेगा तब मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस कोन का जो एपेक्स एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल कह सकते हो आप, वो एंगल तो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम घूम तो रहा है लेकिन कुछ इस तरीके से घूम रहा है कि उसका एंगल विद ए इज ऑलवेज सेम। ये एंगल क्योंकि ऑलवेज सेम रहा है, ये जो एंगल आपको दिखा रहा हूँ ये एंगल को मैं थीटा बोल दिया। तो मतलब एल का कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, ए के अलावा वो एल कॉस थीटा होगा। थीटा चेंज नहीं कर रहा, एल चेंज नहीं कर रहा, यानी कि क्या हुआ, यानी कि आपका ये मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मोशन है ये। तो आईआईटी वाले लोग जो आपके साथ ऐसा ही करते हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि वेल नोन होता है, उसकी जो मैथमेटिकल पार्ट होता है छोटा सा वो आपको दिखा देते हैं और वो आपको सॉल्व करवाते हैं। तो हमें ये बात समझ में आई कि भैया आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये मोशन रियल में कैसे कौन फॉलो करता है। अगर आप किसी लट्टू को घुमा देते हो टेबल पर, तो जब वो गिरने वाला होता है तो कुछ ऐसे करते इस तरीके से घूमता घूमता गिरता है ऐसे। वैसा ही कुछ मोशन हो रहा है इसका। एंगुलर मोमेंटम एक्सिस का लॉन्ग होता है। तो अगर आपकी जो लट्टू है, ये आपका लट्टू है सपोज, ये ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और ये गिरने वाला है, यानी ये वर्टिकल के साथ उस समय क्या करता है, ऐसे घूमता है उसके अबाउट, घूमते 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 गिरता है। तो वैसा कुछ मोशन है ना। जैसे वो इंसेप्शन में होता नहीं होता है, एंड में जो आपका टोटेम जो होता है वो घूम रहा होता है, वॉबल करता है एंड में, वैसे कुछ मोशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन मोशन है, इसलिए यहाँ पे हमें इस सवाल में शायद इसलिए यहाँ पे दिया गया होगा। हमने इस सवाल को समझ भी लिया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी कैसे सही हो गया। तो एल कैसा था हमारा, कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। तो लेट अस मूव अहेड। देखने में काफी आसान था बट बी पार्ट अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि आपके पास एक रिंग है। अब रिंग का मास आपको दे दिया गया है और बोला गया कि सामने से आता है एक पार्टिकल जो कि इस रिंग पर टकराता है और टकराने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब ये टकराने के बाद ऊपर चला जाएगा उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन जो है वो मुझे चेक करके बताने। ठीक है, लेट मी चेक। तो पहले तो हम बना देते हैं डायग्राम। ये रही आपकी रिंग, एक पार्टिकल आएगा यहाँ के लेटर से कुछ टकरा गया, इससे आ रहा है, टकराएगा, टकराने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने दो थोड़ी देर इसको। तो ये आपका इनिशियल सिचुएशन। अब मैं फाइनल सिचुएशन बनाने जा रहा हूँ बच्चों। टकरा के थोड़ा ऊपर चला गया, ये आपकी फाइनल सिचुएशन है। ठीक है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब इस पे बनाते हैं फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे उनको देखा ऑब्जर्व करते हैं। देखो भैया, इस पर इसका वेट लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये रहा वेट। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बिल्कुल सही, नॉर्मल रिएक्शन। और कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। अच्छा, ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक करनी है। इनफैक्ट सी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है क्या लेफ्ट में सही है, नहीं है, वेरीफाई करना। चलो मान लेते हैं कि लेफ्ट में, और फिर वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो ये फ्रिक्शन मान ली मैंने यहाँ पे इधर की तरफ, ये हुई फ्रिक्शन यहाँ पे। और ये जब टक्कर करेगा तो ये भी एक फोर्स लगाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब समझते हैं सवाल में कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि सेंटर मास स्टेशनरी हो जाएगा और केवल होकर रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। फिर आपसे कहेगा कि रिंग जो है वो पूरी तरह से रुक जाती है, मतलब सेंटर ऑफ मास ही स्टेशनरी नहीं हुआ, रोटेशन भी खत्म हो गया, ऐसा कहा। सी ऑप्शन कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो इसके दौरान जो है वो किधर की तरफ लगा, लेफ्ट की तरफ लगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो रिंग और ग्राउंड के बीच में आया ही नहीं,
मतलब कुछ इस तरह के स्टेप करोगे कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़े। तो वी विल वेरीफाई ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं एक बात समझ लेता हूँ यहाँ पर कि जब आप टक्कर करोगे, जब ये टक्कर करेगा ना यहाँ पे, तो ये इस पर फोर्स मारेगा रिंग के ऊपर, है ना। किस डायरेक्शन में? कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में। ये इसकी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन बना देते हैं हम, कॉमन नॉर्मल इस डायरेक्शन में कहीं फोर्स मारेगा, ठीक है। कितना फोर्स होगा, जो भी इसका मोमेंटम में चेंज आएगा उसके उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स मार देगा ये, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इस फोर्स को हमने एफ कह दिया है। उतना ही फोर्स ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो क्या नाम है पार्टिकल है उसने भी एक्सपीरियंस करा। तो इस फोर्स के दो पार्ट होंगे। इस फोर्स का एक पार्ट जो है एफ एक्स और एक पार्ट जो होगा एफ वाई। तो ये एफ एक्स और एफ वाई किस पर बनाया मैंने? एफ एक्स और एफ वाई बनाए, अभी मैंने बनाया डिस्क पर। सिमिलर फोर्सेज जो मैं पार्टिकल पे भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पार्टिकल भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट बस डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो रिंग के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ एक्स, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो रिंग के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स क्या कॉज करेगा? एफ एक्स एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम में चेंज कॉज करेगा। तो इनिशियल में पार्टिकल जो था आपका, इनिशियली जब पार्टिकल आया तो उसके पास 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, और बाद में जब टक्कर हो गई तो उस पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है? उस पार्टिकल के पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। एफ एक्स छोटे ड्यूरेशन के लिए लगा होगा, तो ये जो मोमेंटम का चेंज है एफ एक्स नहीं कॉज करा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन ये क्या है? ये है इम्पल्स ऑन पार्टिकल, इम्पल्स ऑन पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। तो भैया ये फोर्स आपकी पूरी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी खा गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंपली m इंटू वी हो जाएगी, और m पार्टिकल का दे रखा आपको 0.1 और v कितना 20, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जो एफ वाई डी टी होगा, स्टार्टिंग में आपके पास वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, बाद में आ गई। मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को देने वाला जो है वो यही वाला इम्पल्स है, इम्पल्स ऑन पार्टिकल इन वाई। तो ये कितना हो जाएगा? ये इसको वी एक्स बोल देते हैं और इसको वी वाई बोल देते हैं। तो ये आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि जो इम्पैक्ट हुआ, उस इम्पैक्ट के दौरान पार्टिकल पर एक्स में कितना फोर्स लगा, वाई में कितना फोर्स लगा। हमने इनफैक्ट ये भी निकाल लिया कि जो रिंग है उस पर एक्स में कितना फोर्स लगा और उस पर वाई में कितना फोर्स लगा। ये दोनों बातें भी हमने कैलकुलेट कर दी। जो हमारा इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाता है। तो बट फिर भी सिग्निफिकेंट चेंज, बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, बट सिग्निफिकेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम कॉज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस फोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी रही होगी, है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो एफ एक्स और एफ वाई है, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, बट फिर भी इन्होंने क्या काम करा, पार्टिकल बेचारा 20 मीटर पर सेकंड से एक्स में जाता, उसको खा लिया और वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी, कितनी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। मतलब कि अच्छा खासा बड़ा फोर्स लगाओ तभी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई मेजर चेंज कर पाया। अच्छा खासा बड़ा फोर्स होने का मतलब, अब आप यहाँ पे बाकी फोर्सेस को ऑब्जर्व करिए कौन कौन से हैं प्रेजेंट यहाँ पर, उनको ध्यान दीजिए। भाई एफ वाई जब नीचे लगेगा तो रिंग को नीचे की तरफ बहुत तगड़ा झटका मिला, बट रिंग जमीन के अंदर घुस थोड़ा ना जाएगी। रिंग जमीन के अंदर नहीं घुस रही है, यानी कि जमीन के पास भी टेंडेंसी है उतना ही झटका मारने की। तो जो आपका एन आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या काम करेगा? ये आपका एफ वाई वाले इम्पल्स को, एफ वाई वाले झटके को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो एफ वाई वाले एन का जो, सॉरी, एन के कारण जो मोमेंटम में चेंज होगा वो एफ वाई के कारण मोमेंटम में चेंज को कैंसिल आउट कर देगा। मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ इस बात से? मैं इस बात पे पहुंच रहा हूँ कि एन की वैल्यू इन दिस केस विल बी मच मच लार्जर कंपेयर टू एम जी, क्योंकि एम जी जो है वो ऐसा फोर्स नहीं है कि झटका लग के जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो किस लिए आता है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण फोर्स आता है, वो सडन चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एन क्या है? वो कांटेक्ट के कारण, सरफेस के कांटेक्ट के कारण। तो वो जब जैसे झटका लगेगा वो बहुत बड़ा फोर्स एकदम हो सकता है। ध्यान दो, एक और फोर्स यहाँ पर है जो कि कांटेक्ट के कारण है। कौन सा फोर्स है यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि कांटेक्ट के कारण। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो इस पूरे मोशन के दौरान जब ऐसा सब प्रोसेस हो गया, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में या राइट में लगी नहीं लगी, इसका बारे में मुझे आइडिया लगाने के लिए मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है लेफ्ट। आप अगर स्टार्टिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑब्जर्व करिए, जैसे मैं बना देता हूँ, अगर स्टार्टिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑब्जर्व करें तो इस वाले रिंग के पास भी एक वेलोसिटी थी बच्चों, वो कितनी थी? होती 1 मीटर पर सेकंड, और रिंग का मास आपको देखा 2 किलोग्राम। तो पार्टिकल जो है अपने साथ कितना मोमेंटम लेके आया? 0.1 किलोग्राम का पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम टुवर्ड्स द राइट। रिंग अपने साथ कितना लिया मोमेंटम लेके आ रही है?
वो भी अगेन 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का लीनियर मोमेंटम लेके आ रही है। तो लीनियर मोमेंटम वाइज देखो दोनों को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल लीनियर मोमेंटम इज 0। अब आई होप सही चल रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम कहाँ पर थे उस समय? हम थे इस बात पर कि आपका लीनियर मोमेंटम स्टार्टिंग में तो 0 है, लेकिन जो जो टक्कर हुई है इस दौरान में झटका लगा, क्योंकि एन एकदम सडनली बड़ा हो सकता है, तो एफ भी सडनली इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन। अगर मैं इस बात को इग्नोर कर दूं कि भाई एफ सडनली बढ़ सकता है, तब मैं क्या बोलूंगा? तब मैं बोलूंगा कि भैया कोई भी एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं आया। एक्सटर्नल इम्पल्स मतलब कि एक्सटर्नली कोई इतना बड़ा फोर्स नहीं था जो कि एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज कर सके। लेकिन ये बात अगर मैं बोल रहा हूं तो इसमें थोड़ा गड़बड़। भाई कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा आपका, डेफिनेट सी बात है। क्यों? क्योंकि आपका एन अगर सडनली बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है एन? क्योंकि भाई एफ वाई जो है वो एक बड़ी वैल्यू है, और एफ वाई को डिस्क के ऊपर केवल और केवल एक फोर्स है जो काउंटर कर सकता है, दैट इज एन। तो एन को बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एन नहीं बढ़ा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिंग घुस जाएगी जमीन के अंदर, क्योंकि एन रोक रहा है उसे जमीन के अंदर जाने से, या डिस्क जो की रिंग है वो आपकी टूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो बहुत बड़ा लग गया वहां पे। अब वो बोलेगा नीचे जाओ, एन बोलेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें तो बढ़ नहीं सकते। तो अगर डिस्क का मटेरियल कमजोर है तभी ऐसा होगा। डिस्क बहुत कमजोर थी, उस झटका मारा टूट गई, जमीन को पता ही नहीं लगा कि भाई कोई आगे झटका मार के चला गया। लेकिन अगर डिस्क आपकी अच्छी खासी रेड है और उसने झटका मारा, उसके कंपोनेंट नीचे पहुंचाए, तो जमीन भी झटका मारेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमें कि एन इज वेरी लार्ज ड्यूरिंग impact. That means F can be large to cause what? To cause change in momentum. Change in momentum. ठीक है, बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है ये, सही है। अच्छा, इसमें एक और कैच है यहाँ पर, फ्रिक्शन की वैल्यू मेंशन्ड नहीं है। अगर फ्रिक्शन बहुत छोटा ले लो, भाई कितना छोटा ले लोगे? 0.1 ले लोगे, 0.2 ले लोगे, लेकिन ये फोर्स इतने बड़े होते हैं कि ये माइक्रो सेकेंड टाइप में, मिली सेकेंड टाइप में आपका इंटरेक्शन हो जाता है। तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर आप फिर भी ये बोल रहे हो ना कि फ्रिक्शन जो है वो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करेगी, वो केवल तभी होगा, अब केवल तभी होगा जब म्यू बहुत बहुत छोटा हो, है ना? क्यों? क्योंकि भाई एन तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपको फ्रिक्शन कैसे चाहिए? फ्रिक्शन छोटा चाहिए, तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब म्यू बहुत छोटा हो। उसकी कितना छोटा म्यू चाहिए भाई? 0.00001 टाइप के ले लोगे क्या? इतना छोटा नहीं होगा। फ्रिक्शन अगर है तो ठीक ठाक तो होता ही है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू। तो रियलिस्टिक जो कंक्लूजन है यहाँ से, देखो ध्यान से देखो, ऑप्शंस हमारे जो हैं उनमें किसी में भी आपसे वैल्यू की डिमांड नहीं करी गई। आपको कोई डेटा नहीं दे रखा कि सेंटर मास की वेलोसिटी इतनी होगी। आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछना चाह रहा है, मतलब कंसेप्चुअल पॉइंट पे आपको घुमाने की कोशिश करना चाह रहा है, तो हम इसलिए कंसेप्चुअली सवाल को हैंडल कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्या क्या समझ में आ चुका है? हमें हमें ये बात समझ में आ चुका है कि एन सडनली जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एफ वाई को उसे काउंटर करना था, वरना डिस्क का काम तमाम हो जाता। और क्योंकि आपका एफ वाई को काउंटर करने के लिए एन को बड़ा होना पड़ा, तो फ्रिक्शन के पास मौका मिल गया। फ्रिक्शन मौका परस्त है, वो देखता है एन अगर बड़ा हो सकता है तो म्यू इंटू एन हमारी मैक्सिमम वैल्यू, हम भी बड़े हो सकते हैं। अब क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू से आपकी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बड़ी हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास आपका टक्कर के बाद स्टेशनरी नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या कह रहा था कि सेंटर ऑफ मास टक्कर के बाद स्टेशनरी रहेगा। मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सिंस
Fy is large, that means n must be large. हम ऐसे फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव होना चाहिए फोर्स. That implies F can be large enough to cause change in Px. That implies VCM is not equal to 0. ठीक है, पहले तो है 0, पहले 0 था, हमें समझ में आ गई. क्यों? क्योंकि भाई आपका लीनियर मोमेंटम स्टार्टिंग में कितना था? 0 था, मैंने समझ लिया. बाद में नहीं है. ठीक है, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड आते हैं, रिंग कंप्लीटली स्टॉप्स. भाई जब आपका VCM 0 नहीं हो तो रिंग कंप्लीटली कैसे रुक जाएगी भाई? सी ऑप्शन. अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात कर ली गई. ठीक है, अभी तो मैंने ये समझा बस केवल कि फ्रिक्शन होगा और वो कुछ ना कुछ चेंज कॉज करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये मैं समझने की कोशिश करता. देखो भैया, डायरेक्शन को समझने का प्रयास करा जाता है. तो जैसे ही आपका ये जो टक्कर लगेगा, अगर लेट अस सपोज डायरेक्शन को भी समझना हो ना, तो हम क्या काम करा करें, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑब्जर्व करना चालू कर दिया करें. सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप ये देख लीजिए कि ये जो आपका टक्कर लगी, इसने आपका किस तरीके का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का प्रयास करा. ठीक है, तो आप देखें जरा, ये आपका ओमेगा कम करना चाहता है, ये डेफिनेट है. तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन लिखते कितना सबसे बढ़िया समझ में आ जाएगा. मान लेते हैं कि बाद में जो आपकी वेलोसिटी है वो इस तरफ कुछ हो गई v, और जो आपका ओमेगा है वो मैंने मान लिया कुछ नई वैल्यू ओमेगा मान ली. पहले वाली वैल्यू तो मुझे पता है वो कितनी है, वो है आपकी 1 मीटर पर सेकंड है, और 0.5 मीटर आपका रेडियस है, दैट इज 2 रेडियन पर सेकंड. ओमेगा इनिशियली इज 2 रेडियन पर सेकंड. तो मैं क्या काम करने जा रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर पहले तो नेट मोमेंटम चेंज इन एक्स देखना चाहता हूँ. मोमेंटम चेंज इन एक्स के बारे में देखना चाहता हूँ. मैं आपको शो कर देता हूँ वो चीज. एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं. आपका ये आपका पार्टिकल आया, कितना मोमेंटम लेके आया? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम लेके आया. इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन कितना है? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. और फ्रिक्शन ने एक्ट करा, फ्रिक्शन ने कितना मोमेंटम में चेंज किया होगा? इंटीग्रेशन एफ डी टी अगर थोड़े से टाइम में लगी है तो बाद में क्या हो गया इससे? बाद का सीन देखें, केवल एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. तो बाद में आपकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है v, बस केवल के लिए इतना ही देखोगे आप, क्योंकि पार्टिकल तो आपका बाद में y में चला गया. ठीक है, आपका बाद में कहाँ चला गया? y में चला गया. तो चेंज इन मोमेंटम इन x वो क्या है? ओवरऑल एफ डी टी. बाहर से कौन सा फोर्स लगा? एफ डी टी. ये क्या करेगा आपका? ये आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, दैट इज m इंटू वी. तो आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है तो एफ डी टी की वैल्यू कितनी होगी? m इंटू वी होगी. ये बात हमें समझ में आ गई. अब बात करिए एंगुलर मोमेंटम वाले कॉन्सेप्ट के बारे में. ठीक है, वो उसको देख लेते हैं एक बार. तो ये हमारी रिंग है, करेक्ट है. यहां से एक पार्टिकल आता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑब्जर्व करिए. तो ये जो आपका पार्टिकल है ये आपको किस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम लेके आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम लेके आ रहा है. आपका ऑब्जेक्ट जो वो किधर की तरफ घूम रहा था? आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था. जो बॉटम पॉइंट है उस पर लगी एक फ्रिक्शन. ठीक है, बॉटम पॉइंट पे क्या लगी? एक फ्रिक्शन. तो बॉटम पॉइंट पे अगर एक फ्रिक्शन लग रही है एफ, तो व्हाट विल इट कॉज? इट विल कॉज अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इन विच डायरेक्शन? इन अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अल्टीमेटली आपके पास ओवरऑल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है. तो फाइनली आप ऑब्जर्व करिए तो क्या दिखाई देगा आपको? देखें जरा. तो आप फाइनली बच्चों देखेंगे तो मैंने मान लिया इस तरफ ओमेगा बची थी, ऐसा मैंने मान लिया था उस समय. आपका पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, किधर चला गया? ऊपर की तरफ चला गया. तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर मास कितना कैसा है? क्लॉकवाइज है. बस केवल आपका जो रोटेशन है वही चीज जो है वो केवल एंटी क्लॉकवाइज है. तो ठीक है, सारे क्लॉकवाइज वाले एंगुलर मोमेंटम वाले टर्म्स देखो जरा कौन कौन है आपके. इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सब कुछ लिख रहा हूं मैं. कंपोनेंट्स, एक तो आपका ये इम्पल्स, इसका इस वाले टर्म का इम्पल्स वो मैं लिखता हूँ, वो कितना हो जाएगा? उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए आपको बच्चों. तो आपको सवाल में हाइट दे रखी 0.75, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.25. और आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी बाद के लिए, बाद में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा. तो ये डिस्टेंस जब आप सॉल्व करोगे तो 0.25 √3 आ जाएगी. हम सॉल्व करके साइड में दिखा देते हैं कैसे आ गई है. देखो साइड में कैलकुलेशन कर देते हैं बेटा. आपका रेडियस 0.5 है, हाइट 0.25 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और ये आपकी 0.5 √3 आ जाएगी. ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन. कोई बहुत बड़ा मतलब तीर नहीं मारा हमने कैलकुलेशन. ये आपका जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम इनिशियली ऐसा कह सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इज
2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ये लिख दिया मैंने, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है, इसको मैंने एंगुलर मोमेंटम में काउंट कर लिया, वो इंपल्स झटका देगा ना तो इसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम देगा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यानी कि 0.5 माइनस जो आपका रोटेशन हो रहा है, रोटेशन का मतलब क्या हो गया, आई ओमेगा, और आई कितना है आपका, वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू 2 रेडियन पर सेकेंड, यह मुझे मेंशन था। आर की वैल्यू कितनी बच्चों, आर की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 0.5 है, एक मिनट को, सॉरी, आर की वैल्यू 0.5 और एम की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का स्क्वायर, ये कितना होगा आपका, ये 1 माइनस 1, सॉरी ये 0.25 था, गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, लिख देता हूं मैं, 0.5 इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी माइनस का 0.5 बचेगा जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब एल फाइनल इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूं तो आपका रोटेशन हो रहा है, प्लस आपका क्या हो रहा है, डिस्क का रोटेशन, सॉरी रिंग का रोटेशन हो रहा है, और पार्टिकल ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो पार्टिकल करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम वो हो गया उसका एंगुलर मोमेंटम इस फाइनली, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कितना था वो, ये बच्चों था 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, हमने दिखा देता हूँ मैं आपको, कैलकुलेट करा हुआ है हमने एकदम स्टार्टिंग में, ये देखिए, सही है, ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, वाई डायरेक्शन मोमेंटम मैंने निकाला था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय कितनी दूरी पे लगा, 0.25 रूट 3 दूरी पे लगा, माइनस का आपका m दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का स्क्वायर एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा जो कि मुझे निकालना था, ठीक है। ये आपका सीन बचा, इन दोनों टर्म को बराबर करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.5 इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी माइनस 0.5 बराबर 0.25 रूट 3 माइनस 0.5 ओमेगा, 0.5 अगर मैं हटा देता हूँ हर जगह से, एफ डी टी माइनस 1 बराबर 0.5 रूट 3 माइनस ओमेगा, ये आपको क्या मिला, एफ डी टी के बारे में एक्सप्रेशन मिली। अच्छा जी, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो आपके ओवरऑल फोर्सेस थे, जो आपके ओवरऑल इंपल्सेस थे, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो आपके क्लॉकवाइज एक्ट कर रहे हैं, तो ओमेगा का तो वो रिड्यूस करेंगे, ये बात तो मुझे फील होगी, ठीक है, ओमेगा को क्या करेंगे, अब ओमेगा को रिड्यूस ही करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू लेस देन आएगी इनिशियल वैल्यू, या फिर हो सकता है कि आपका वो रोटेशन भी उल्टा हो जाए तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो आपका एफ डी टी जो वाला पार्ट है, ये क्या है, ये है आपका 1 प्लस 0.5 रूट 3 माइनस ओमेगा, तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा जो है वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू से छोटा हो गया होगा, या फिर वो हो गया होगा नेगेटिव, तो ये वाले टर्म तो आपकी छोटी हो ही जानी है, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, ये तो ये पॉजिटिव होगा, सॉरी, या तो ये छोटा होगा, ये ओवरऑल टर्म हमारी क्या दिया पॉजिटिव है, ठीक है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये वाली जो टर्म थी, ये स्टार्टिंग में ओमेगा कंट्रीब्यूशन था, ये देखो ये टर्म को पकड़ चले, ये स्टार्टिंग ओमेगा कंट्रीब्यूशन था, ये स्टार्टिंग में, तो अगर मैं इस वाले 1 को और इस वाले ओमेगा को एक साथ पकड़ूं, तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि 1 माइनस ओमेगा इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पॉजिटिव, और इसमें आपने एक और पॉजिटिव टर्म ऐड करी तो वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपका एफ क्या रहेगा, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। अगर एफ ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा मतलब मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे एज्यूम करी हुई है, मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सही एज्यूम करी हुई है, मतलब हमारा जो आपका सी ऑप्शन है ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो सी अगर करेक्ट हो जाएगा तो डी तो आपका करेक्ट नहीं हो सकता, तो इसका केवल क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। मूविंग अहेड, अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, आपको जो ए ऑप्शन है उसमें आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर देने का मतलब होता है आपको बेसिकली कई सारे पार्टिकल का बेसिकली पाथ दे रखा है आपको, अगर आपको आर वेक्टर पूरी तरीके से पता है मतलब आपको उसका पाथ पता है, ठीक है। फिर जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें आपको दे रखी है क्वांटिटीज, क्या ले रखा है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और आपको ये बताना है कि कॉलम 2 की जो क्वांटिटीज हैं वो कंजर्व्ड है या नहीं, जो क्वांटिटी लिखी है वो कंजर्व्ड है या नहीं है, इन पर्टिकुलर केसेस में ए बी सी डी में चेक करके हमें बताना। अच्छा, एक और चीज दे रखी है कि जो आपका फोर्स है जो एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, या तो वो जीरो होगा या फिर वो कैसा हो, कंजर्वेटिव होगा, क्या बोल दिया, या तो जीरो होगा या क्या होगा, कंजर्वेटिव। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा आपका तो आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है क्या, नहीं चेंज हो सकती, कोई भी फोर्स, नेट फोर्स लग ही नहीं रहा, और अगर लग भी रहा है तो कैसा है, तो कंजर्वेटिव है,
तो इन्होंने डायरेक्टली मेरी एक प्रॉब्लम तो आसान कर दी, क्या? ये जो आपका टी ऑप्शन है वो तो हर केस में मैच कर जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टी मैच ना करे। तो अगर आप अपने ऑप्शंस को चेक करो तो उसमें जिसमें आपको टी हर बार दिख रहा है वो सही सही हो सकते हैं। तो सी में नहीं दिख रहा, सी में देखो यहाँ मिसिंग है और यहाँ पे मिसिंग है, तो भाई टी तो मैंने समझ लिया ना हर बार हो सकता है, तो एक तो मैंने एलिमिनेट डायरेक्टली कर दिया कि भैया आपका सी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सवाल नहीं बोल दिया कि भाई एनर्जी कंजर्व्ड है, जो बात वहां बोल लिख दी वहां पर, उससे हमें बाकी चीजें चेक करनी है। तो पहले वाले केस को हम चेक करते हैं। सबसे पहले वाला केस क्या है भाई? पहला वाला केस देखें जरा। पहला केस हमसे कहता है कि आर वेक्टर जो है वो है सम अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप। अब मुझे चेक करना है कि इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा या नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मतलब फोर्स जो है नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी मोमेंटम कंजर्व होता है। तो चेक कर लो भाई, फोर्स निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। लो यहीं पे बात खत्म हो गई। ये कैसी आ गई? ये कांस्टेंट आ गई, आपकी टाइम उड़ गया ना इसमें से। अगर ये कांस्टेंट आ गई मतलब कि सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल है कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, फोर्स वोर्स कुछ है ही नहीं, तो भैया टॉर्क कहां से आएगा? यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। अब जब आपका फोर्स फोर्स कोई प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म भी कैसी होगी? आपकी कंजर्व हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा ऐसा हमसे बोला गया है। तो जब फोर्स ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज कहां से हो सकता है? कोई फोर्स होता है तभी तो आपको वर्क होता है, वर्क होता है तभी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। उसके लिए सबसे पहली चीज तो फोर्स होना चाहिए, तभी उसमें चेंज आएगा। हम तो ऐसा कहें इनफैक्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अगर है ही नहीं मतलब वो जीरो है, और जीरो है मतलब हमेशा जीरो रहेगी। तो अगर हमेशा जीरो रहेगी मतलब कि हमेशा वो कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी। तो हमें ये बात समझ में आ गई। सबसे पहला ऑप्शन तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया कि इसमें लीनियर मोमेंटम यानी कि पी कंजर्व हो गया, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल कंजर्व हो गया, एनर्जी तो हमसे बोल ही रहा था कंजर्व होने की, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गई। सब कुछ कंजर्व हो गया। मतलब ए वाले का कौन सा मैच कर गया भाई? ए वाले का मैच कर जाता है पी क्यू आर एस टी, सारे मैच कर गए इसके। तो इजी सवाल दिया उन्होंने। बी पार्ट पे जाते हैं, देखें भाई बी पार्ट क्या कहता है हमसे कि आर जो है वो अल्फा कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा साइन ओमेगा टी। चलो भैया ये भी कर लेते हैं। जो आर वेक्टर है वो अल्फा, अल्फा और बीटा बाहर, अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपको मेंशन करा गया है। ठीक है, करते हैं भाई इसको। देखो एक तो स्टैंडर्ड तरीका है ही फोर्स से करने का, लेकिन अगर कभी कभी आपको ना जैसे इक्वेशन देख के अगर आपको मोशन समझ में आ जाए कि कैसा मोशन है, जैसे आप मैथ के स्टूडेंट तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसा मोशन फॉलो हो रहा है। ये एक इलिप्स फॉलो हो रही है यहाँ, है ना? क्यों? क्योंकि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। तो अगर आप एक्स अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बीटा का स्क्वायर कर दोगे तो आप पाओगे ये वन आ जाएगा, मतलब ये इलिप्टिकल मोशन है। ठीक है, उस तरह का मोशन हो रहा है, वो भी आप देख सकते हो एक बार। फिलहाल हम अपने सवाल फोकस करते हैं, हमें चेक करना लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है या नहीं है, एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं है। एनर्जी तो है ही, तो चेक करना नहीं, क्योंकि वो बोल दिया ना हमने कि वो तो है ही। तो भाई वेलोसिटी देखो जरा इसकी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है आपकी अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस साइन आ गया, आई कैप प्लस बीटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आपकी वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हो इसमें जब टाइम आ रहा है, इसमें अगर टाइम आ रहा है तो ये तो कंजर्व्ड है नहीं आपकी। तो वेलोसिटी अगर कंजर्व्ड नहीं है मतलब आपका लीनियर मोमेंटम क्या कंजर्व्ड है? भाई ये आपका कंजर्व्ड नहीं है, और ये भी आपका कंजर्व्ड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं, दोनों कंजर्व्ड नहीं है। यानी पी और आर तो नहीं हो सकते, टी तो है, टी तो है, पी और आर नहीं हो सकते। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी। और ये जो टर्म का आप स्क्वायर करके एडिशन करोगे तो ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा, टाइम यहाँ पे बच जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, के इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। ठीक, क्या बचा? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इफ क्या 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 कंडीशन? अगर टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सही है, टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दो, फोर्स तो जो है आपका वो नॉन जीरो है। फोर्स कैसा है? वो नॉन जीरो। फोर्स निकाल के देखते हैं, एक्सलेशन निकाल देते हैं। एक्सलेशन आपकी आ जाएगी माइनस का अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी
आई कैप, ये भी माइनस हो जाएगा इस बार क्योंकि वो कॉस है ना उस साइड में, तो हो जाएगा बीटा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। इनफैक्ट अगर आप इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप। ध्यान से देखो ये आपका ओरिजिनल वेक्टर, मतलब आपकी जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, करेक्ट है। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया तो अभी समझ में आ जाएगा। फोर्स लिखो चलो, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये भी समझ में आ गया। तो आपका टॉर्क क्या होगा, वो तो आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर क्रॉस एफ मतलब आर क्रॉस माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि आर वेक्टर आ गया। आ रही बात समझ में भाई। ये आपका जो फोर्स है जो ओमेगा, उसको देख के समझ में आ रहा है कि वो रेडियल वेक्टर के हमेशा क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर आपका पार्टिकल कभी इधर है, ये आपका ओरिजिन है, तो ये आपका रेडियल वेक्टर हो गया, और जो एक्सेलरेशन वो आपसे ये कह रही है कि दैट इज एग्जैक्टली अपोजिट। तो एग्जैक्टली अपोजिट एक्सेलरेशन तभी तो होगी जब इस डायरेक्शन में फोर्स मिलता होगा। अब ये वाला फोर्स आपका ओरिजिन के अबाउट कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है क्या? जब कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा भाई मेरे, तो फिर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सिंस टॉर्क बराबर जीरो, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो एप्लीकेबल नहीं था, बट एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है। मतलब कौन कौन से थे भाई? पी मोमेंटम नहीं कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड है, और क्या नहीं कंजर्व था, टोटल एनर्जी तो कंजर्व थी आपकी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आ गया। अब बची किसकी बात, बची आपकी बात पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका, उसने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रखी नहीं। क्या कंजर्व नहीं रखा? काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी क्या रखी, कंजर्व रखी। अरे बड़ी अजीब बात, ऐसे क्या हो सकता है जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी खुद वेरी कर रहे हो सच दैट उनका सम चेंज नहीं हो रहा हो। सही है, तो मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्यू सही हो चुका है। अब मैं ये वेरीफाई करने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो जरा कि E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसा है, ये आपका कांस्टेंट है, बट ये कैसा है, ये आपका वेरिएबल है। ऐसा तभी हो सकता है जब ये वेरी कर रहा हो काइनेटिक एनर्जी के इफेक्ट को कैंसिल करने की। तो यू भी कैसा हो गया, यू भी आपका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सही हो गया, टी तो हमेशा ही सही था, और उसके अलावा केवल क्यू सही हुआ, तो क्यू कॉमा टी सही हो जाएगा इस वाले केस का। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं। अगला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, अल्फा कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अगले वाले में हमने केवल अल्फा कॉमन ले लिया। देखो बड़ा क्या बनेगा, आर वेक्टर बराबर अल्फा, और अंदर क्या है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये है आपका अंदर वाला ऑप्शन। अब मैं क्या काम करूं, अगेन वही काम, स्टेप्स तो वही हैं हमारे, डिफरेंशियल की वेलोसिटी निकालो। तो ओमेगा बाहर आया माइनस का साइन ओमेगा टी आई कैप, दोनों में ही हो जाएगा इसलिए मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया उसे, कॉस ओमेगा टी जे कैप। ध्यान दो वो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी वाई टर्म, तो इनका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये एलिमिनेट हो जाती है नहीं है। तो आप मैग्नीट्यूड निकालो, वी निकालो केवल, तो क्या आ जाएगी वो आपकी अल्फा भी आ जाए, अल्फा ओमेगा आ जाएगा, चाहे तो वेरीफाई कर लो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, ये वन होता है, एलिमिनेट हो गया ना, ये वन बन गया ये। तो ये आपका कांस्टेंट आ गया। तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, v इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि भैया डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या उसका, बट v बराबर कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी है, वो कांस्टेंट है आपकी। ये बात हमें समझ में आ गई। एनर्जी भी कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब क्या समझ में आ गया, यू भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, एग्जैक्टली कांस्टेंट होगी। ठीक है भाई, तो तीन चीजें तो कंजर्व हो गई, तो मैं समझ में आ गया। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, p इज नॉट कांस्टेंट। अब केवल क्या चेक करना बचा आपको, एंगुलर मोमेंटम चेक करना बचा। तो आप इसे एक और डिफरेंशिएट मार दो, एक्सेलरेशन निकालो उसके लिए। जब आप एक्सेलरेशन निकालो तो आ जाएगा माइनस का अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इनफैक्ट एग्जैक्टली वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया जैसा कि हमें पिछले वाले केस में मिला था। क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो जब भी कभी ऐसा होगा, मतलब कि टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। टॉर्क जीरो आ जाएगा, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपकी चार क्वांटिटी है, केवल एक नहीं है, पी नहीं है, बाकी सब है। तो क्या आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हो गया क्यू आर एस टी। ठीक है, क्यू आर एस टी हो गया इसका। तो अभी देखा कौन कौन सा चल रहा है, तो भाई मेरे हो गया काम।
भाई ए हमारा देखो, ए में जो ऑप्शन थे उनको देख के केवल केवल ये अलग सही हो सकता था और ये अलग सही हो सकता था। केवल केवल अगर मैं किसको देखूं बेटा, ए को, तो ये हो सकता था और ये हो सकता था। अब जैसे ही मैंने बी चेक कर लिया, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, बी चेक करते ही मेरा केवल और केवल ए ऑप्शन सही रह गया। फिर भी आप चाहो तो डी ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है। डी क्या है? अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अभी देखो समझ में आएगा कैसे। कैसे पहचानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन पहचानने का तरीका क्या है? सी ऑप्शन लिख देते, सॉरी डी ऑप्शन पे आ गए हम, सी का डी पे आ गए। आर वेक्टर बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर अपॉन टू जे कैप। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? यू एम एंड यू ए एम इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी कभी ऐसा होता है वो पैराबोलिक मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? पैराबोलिक। और पैराबोलिक का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल क्या है? वो आपका होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन। जब भी कभी ऐसा होगा तो आपका पैराबोलिक हो जाएगा। फिर भी हम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हैं। क्या क्या वेरीफाई करना है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आपको हो रहा है तो आप याद करो, पार्टिकल आपने हवा में फेंक दिया, दूर जाके कहीं गिरता है, अर्थ उस पर लगातार फोर्स लगा रही होती है, तो टॉर्क तो उस पर होता ही है। टॉर्क का मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। भाई स्टार्टिंग में ऊपर ऐसे फेंके थे, बाद में किसी और ही वेलोसिटी पे जाके गिरते हो दूर कहीं, लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। और क्या था? काइनेटिक एनर्जी। भाई ऊपर से अगर नीचे गिर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी आपकी। अगर सेम पॉइंट पे गिर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन पूरे मोशन में तो कंजर्व नहीं रहेगी ना। थोड़ा ऊपर जाओगे, हाइट बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं है। उसके बाद क्या हो गया आपका? एकदम नीचे वाले पॉइंट पे गिर गए तो रास्ते भर में तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे थे, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कैसी थी? कंजर्व थी। तो समझ में तो आ गया कि इसका योलॉजिकल टी ऑप्शन करेक्ट है, बट हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो बोल दिया ना प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर कर लो। बिना कंपेयर करे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। डिफरेंशिएट करते हैं। बी बराबर अल्फा आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप, और एक्सेलरेशन बराबर केवल होके बीटा जे कैप। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो आपको देख सकते हैं ये तो भाई आपका कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि P जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये बात समझ में आ गई। और V भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम वाली टर्म आ जाएगी जब आप इसे स्क्वायर करके ऐड करोगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? के ई भी कांस्टेंट नहीं है। के ई जैसे ही कांस्टेंट नहीं होगा वैसे यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि के ई प्लस यू तो कांस्टेंट होना है। ठीक है, तो यू तभी कांस्टेंट होगा जब के ई कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। और क्या चेक करता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की बात कर लो, तो ये रहा आपका ए। और एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना था। टॉर्क क्या होता है? वो होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि आर वेक्टर जो आपको दे रखा है वो देखो जरा, वो है आपका अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर अपॉन टू। तो क्रॉस प्लॉट करना है किसके साथ? एम इंटू बीटा इंटू जे कैप। तो भाई ये नॉन जीरो आएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं है। मतलब केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा इस वाले केस में? केवल और केवल टी सही होगा, उसके अलावा कोई और सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सही, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें हमारे पास एक बार है, थिन बार है। ठीक है, उसके ऊपर दो पार्टिकल आके टकराते हैं। टक्कर हो गई यहाँ पे दोनों की, टक्कर कर देते हैं दोनों की। किस तरीके से आ रहे हैं ये बताया गया है कि ये लेटर सपोज आपका सेंटर ऑफ मास है, ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो बराबर बराबर दूरी पे आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है एक पार्टिकल और एक पार्टिकल यहाँ कहीं आ रहा है, दोनों बराबर दूरी पे आ रहे हैं। कितनी तेजी से आ रहे हैं वो मैं दे रखा था। वो हम चलो एक काम करते हैं, डायग्राम में इधर ही देख लेते हैं ना, इधर देखने में क्या दिक्कत है। तो आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, बाद में क्या होगा? ये इस पर चिपक जाते हैं। ठीक है, ये इस पर चिपक जाते हैं, ऐसा हमें बोध आया सवाल में। अगर ये बराबर दूरी पे है और उनके मास भी सेम है, ध्यान से देखो, बराबर दूरी पे रहे और मास भी सेम है, सेंटर ऑफ मास से बराबर दूरी पे है, तो आप ये पाएंगे ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा? रॉड के सेंटर ऑफ मास पर ही आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। देखो भैया, वाई सी एम बराबर क्या हो जाएगा? एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ये लिख दूंगा ना मैं, डिवाइड बाई समेशन एम। देखो भाई, एक पार्टिकल, सबका मास सेम है, एम सबका सेम है, तो कॉमन लेके बाहर निकाल दो भाई। सॉरी, दोनों पार्टिकल का मास सेम है और रॉड जो है वो जीरो पर है, तो चलो लिख ही देते हैं, हटाओ ये पूरा, काहे को
कंफ्यूजन करनी, 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस 0.16 रॉड आ गई है, वो जीरो पर है, प्लस 0.08 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 0.5। ठीक है, ये पूरी टर्म ओवर होगी, कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब YCM जीरो है, मतलब कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है, वो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे है, इसलिए सवाल थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए। तो हमने आफ्टर इंपैक्ट बोल दिया, ये आफ्टर इंपैक्ट डायग्राम बना दिया, और हमने बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और ये घूम रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नली कोई फोर्स लग नहीं रहा तो एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रहा, मतलब कि टॉर्क क्या हो गया, जीरो, और फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। ये बात हमें साफ साफ समझ में आ रही है। क्या क्या चीजें जीरो बेटा, यहाँ पर जीरो है नेट फोर्स, और यहाँ पर जीरो है नेट टॉर्क, दोनों जीरो हैं। तो अगर दोनों जीरो हैं, मतलब कि यहाँ समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लगा दो भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और वैसे लीनियर मोमेंटम लगा दो। देखो भाई, कुछ ज्यादा है नहीं डिफिकल्ट इस सवाल में। इनिशियल लीनियर मोमेंटम लिखिए बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम करिए, करते हैं, देखो आपके सामने भी 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये वेलोसिटीज देखो, दिखा देता हूँ आपको, ये रही, दिख रही है आपको, बराबर बराबर सब कुछ एक साथ होगा और एक ही जगह पे सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है, ये आपका कॉमन सेंटर ऑफ मास है, कॉमन सेंटर ऑफ मास सबका एक ही जगह पर। तो सारा मास यहीं रखे होगे ना आप, सारा मास यहीं रखने का मतलब 0.16 रॉड का भी, पार्टिकल का भी, रॉड एंड पार्टिकल सब रख दिए यहाँ पे, तो पार्टिकल और वेलोसिटी भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 8 से काट देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 16। तो 16 इंटू 0.08 बराबर 0.08 इंटू 4 इंटू वी, ये काट दो आप, तो v बराबर आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये आपके सेंटर ऑफ मास की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। सही है, एक बार और चेक कर लेते हैं, सही निकाली है वैसे तो हमने, ऐसा लग रहा है हमें, ये देखो, हाँ सही है। अब आ जाओ किस पर, टॉर्क वाली एक्सप्रेशन पे, टॉर्क वाली एक्सप्रेशन पे आ गए हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली एक्सप्रेशन पे आ गए। क्या कह रहा है हमसे ये, किस वाले पॉइंट का वोट लगाएंगे, हमने अभी बात करी थी आपसे, हम ऐसे लगाएंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देखो भाई, स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम कितना है आपका, पार्टिकल्स दो दो आ रहे हैं, मैं यहाँ डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। इस वाले पॉइंट का वोट एंगुलर मोमेंटम आप लिखना चाहते हो, ये वाला पार्टिकल आपको ऐसे, ये वाला पार्टिकल आपको ऐसे, अपोजिट है दोनों सेंस। एक का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, दूसरा कैसा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ज्यादा भारी लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, भारी मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं एल आई लिखना चाहता हूँ, सीधा लिखना चाहता हूँ, क्लॉकवाइज में लिखना चाहता हूँ मैं एल आई, तो कितना हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, जो कि आपके ऊपर वाले पार्टिकल का, नीचे वाला पार्टिकल का एकदम सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा है, तो उसका भी लिख दिया हमने यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा हो। तो ये हो जाएगा आपका 0.08 इंटू 2, यानी एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.16 यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो एल एफ क्या हो जाएगा, वो आप आई ओमेगा लिख सकते हो, है ना। आई में निकालता हूँ, देखो अभी आपके सामने कितना है भाई, यहाँ पे आई निकाल दो, यहाँ पे साइड में, ये हो जाएगा रॉड का आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ पार्टिकल्स दोनों, रॉड का 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर, रॉड की लेंथ √3 दे रखी है, प्लस पार्टिकल्स का, दो पार्टिकल हैं, 0.08 मास के हैं, 0.5 दूरी पर है, दोनों लिख दिए हमने। तो ये हो जाएगा 0.16 इंटू 3/12 इज 1/4 इंटू 1/2 आ जाएगा जब सब सॉल्व करोगे। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, अब इसे वेरीफाई कर लेना बाद में। तो ये आपका आ गया 0.08 ओमेगा, 0.16 डिवाइड बाई 2 1/4 प्लस 3/4 इज 1/2, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ से बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एल आई बराबर एल एफ करने पर 0.16
बराबर 0.08 ओमेगा, मतलब ओमेगा मेरे पास कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है, मैंने ओमेगा निकाल दिया। सवाल मुझसे पूछ क्या रहा था, सवाल मुझसे पूछ रहा था लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, खत्म बात। डेल्टा के ई लॉस है तो मतलब स्टार्टिंग माइनस फाइनल करूंगा मैं, लॉस लॉस इससे तो निकलता है। लिखो भाई, स्टार्टिंग में पार्टिकल्स के पास था, पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, फाइनल में किसके पास है, फाइनल में सबके पास है। मैं आई तो निकाल ही चुका हूं उसका, तो फाइनल में कैसा होगा आई सॉरी एम टोटल मल्टीप्लाइड बाय बी सी एम का स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आई एक्सप्रेशन। अभी लिखता हूं आपके सामने, ये होती काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, बीसीएम की सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन। ठीक है, तो हम करते हैं इस चीज को, क्या मिलेगा देखें जरा। ये ऊपर टर्म तो हो गई 136 इंटू 0.08 डिवाइड बाई 2 माइनस नीचे वाली टर्म कितनी हो गई m आपका टोटल मास कितना है 0.32, सबके मास जोड़ दोगे तो 0.32 डिवाइड बाई 2 इंटू सेंटर मास की वेलोसिटी 4 प्लस अभी मैंने मोमेंटम इक्वेशन निकाला, वो कितना आया था, वो आया था 0.08 मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 2 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, सही है। तो फिर सॉल्व कर लो बच्चों इसको, इसको ऐसे डिवाइड कर दोगे तो 0.16 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पे 0.16 आ जाता है, 0.16 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना है, ये इसको मैं 34 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकता हूँ, 34 इंटू 4 इंटू 0.8 सॉरी 0.08 इनफैक्ट डिवाइड बाई 2, 2 से काट दूंगा तो क्या बचेगा, इसे भी काट दो, ये 17 बचेगा ना, इसे मत काटो। कैलकुलेट आप कर ही सकते हो अपने अपने तरीके अपने कैलकुलेट करने के, मुझसे शायद बेटर आप करो, इसे काट दो तो 0.16 पूरे में आता जाएगा, इसलिए मैं देख रहा था। ठीक है, तो मैं 0.16 पूरा में उठा लूंगा कॉमन, 0.16 उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे 34 माइनस ये बचेगा 17। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस यहाँ से पूरा केवल एक बचेगा, ये पूरा 0.16 है वो तो 17 आ जाएगा। ठीक है, तो योर रिजल्ट इज 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 17, 256 में एक और 16 जोड़ दो 272, यानी कि 2.72 जूल आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ रही है, पॉज लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। हम अगले सवाल को देख रहे हैं। तो क्या कहा गया इस सवाल में मान हुए कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास 0.5 किलोग्राम है और एक आपके पास क्या है, पुली है, ड्रम है, सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम, सॉलिड सिलेंड्रिकल ड्रम। आपने उसे क्या कर दिया, उस ड्रम को आपने घुमा दिया। जब आप उस ड्रम को घुमा दोगे तो ऑब्वियसली बात है उसके पास एक एंगुलर एक्सलेशन सॉरी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग में दे रखी है, लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट जो है, ये ब्लॉक जो है, इस पे तो एक फोर्स लग रहा होगा जो किसी नीचे की तरफ लेके आना चालू करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि फोर्स तो है पीछे की तरफ, मतलब एक्सलेशन तो है नीचे की तरफ, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही एक वेलोसिटी दे रखी है, तो जा तो वो ऊपर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ओवरऑल जो है अर्थ वगैरह इसको नीचे खींच लेगी और ये रुक जाएगा और वापस आएगा उसके थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो यही मुझे एनालाइज करना है सिचुएशन में। क्या कहा गया है, मुझे टेंशन बतानी है इस मोशन के दौरान, तो टेंशन के लिए वेलोसिटी थोड़ा देखनी होती है ना। टेंशन बताते हैं हम, तो आपका एक पार्टिकल है एक्स नाम का, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कितना एम जी साइन थीटा, यहाँ पे टेंशन टी, फ्रिक्शन लेस प्लेन है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। दूसरे की बात करो, दूसरी एक पुली, ड्रम की शेप में है वो, उस पर टेंशन टी। ड्रम के बारे में क्या बताया गया, मास भी बताया गया है और रेडियस भी बताया गया, मतलब इसका मोमेंटम पोटेंशियल लिख दूंगा मैं, आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका कितना हो जाएगा 2
मल्टीप्लाइड बाई 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 0.04 हो गया इसका मोमेंट ऑफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है भाई। एक्सेलरेशन ए इधर की तरफ मान ली और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान ली, तो मुझे पता है कि अल्फा यार नथिंग बट ए अपॉन आर है। ठीक है, वो मैं लिख दूंगा जब मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी तब। फिलहाल मैं निकालना चाहता हूँ ए की वैल्यू, तो इक्वेशन लिखो भाई। यहाँ पे हो गया एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ टेन थीटा की सीधा लिखूंगा, एम जी साइन थीटा माइनस टी बराबर एम ए, और ये वाला एम कितना है, ये वाला है 0.5, ये 0.5 है, मैं पुट कर दूंगा 0.5 अभी, इनफैक्ट रख ही देते हैं, काम करते हैं। 0.5 इंटू जी कितना बोला गया आपको, जी कुछ बोला नहीं गया, मतलब 10 बोला गया, 10 बोला गया एंड, ये देखो तो बोला गया है। तो 0.5 इंटू 10 इज 5, तो 5 साइन थीटा माइनस टी बराबर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ए, सारी वैल्यू पुट कर दी गई है। यहाँ पर टॉर्क बराबर आई अल्फा लगेगा, कितना टॉर्क है, टी मल्टीप्लाइड बाई आर बराबर आई इज, मैंने अभी निकाल रखा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन आर। ठीक है, तो आर कितना है, आर है 0.2, आर इज 0.2, तो टी बराबर हो गया, टी बराबर हो गया 0.04 अपॉन ए अपॉन आर स्क्वायर विच इज 0.2। तो भैया केवल ए के बराबर आ गया, इसको यहाँ पुट करो। इनफैक्ट मुझे ए निकालना था, टी निकालना था, ए निकल जाएगा, टी भी निकल जाएगा, क्या दिक्कत उसमें। तो 5 साइन थीटा, सॉरी 5 साइन थीटा बराबर 1.5 ए या फिर 1.5 टी बोल सकते, तो ए बराबर कितना हो गया आपका 5 साइन थीटा, लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि 1/2, मतलब ये आ गया आपका 5.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू वो क्या है, 1 इंटू ए है एक तरीके से, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ 5.3 न्यूटन। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अगला, अब मुझे क्या बोला गया है, अब मुझे बोला गया है एट ए सर्टेन टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ y इज 10 मीटर पर 10 रेडियन पर सेकंड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ टाइम इट कम्स टू रेट। तो भाई ये कैसे करेंगे हम इसे, देखे जरा। जो आपकी पुली है, जो आपकी पुली है उसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी बता दी गई, कितनी तेजी से घूम रहा है, ये 10 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, मतलब इसका जो टिप वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों आइडेंटिफाई करना है भाई मेरे उसकी वेलोसिटी, क्योंकि यही वेलोसिटी आपके ब्लॉक की भी होगी। ब्लॉक की आपको वेलोसिटी पता लग गई, ब्लॉक की आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, वो कितनी है, वो है 5.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये निकाल सकते हो कितना ऊपर जाके वो रुक जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, कितना देर बाद रुक जाएगा, ऊपर क्या कितना देर बाद रुक जाएगा, वो भी हम निकाल लेंगे। तो v बराबर आर ओमेगा होगा, 10 मल्टीप्लाइड अपॉन 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड हो गई, उल्टा लिख दिया हमने, ओमेगा आर लिख दिया एक्चुअल में हमने, 10 इज ओमेगा एंड आर इज 0.2। ठीक है, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। फाइनली आपको रुक जाना है, स्टार्टिंग में आप 2 से चल रहे हो, अल्फा आपका एकदम अपोजिट में, मल्टीप्लाई बाई टी, तो टी कितना आ गया यहाँ पे 6/5 यानी कि 1.2 सेकंड, 1.2 सेकंड के बाद आप रुक जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज भी क्लियर हो रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम लोग अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया आखिरी सवाल में आपके पास कि दो सॉलिड स्फीयर हैं ए और बी, उनका रेडियस एकदम सेम है लेकिन डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है, तो आपको उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इंडिविजुअल स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, उनके रेशो के बारे में बताना है। तो ठीक है, करते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में, इन दोनों में डेंसिटी में फर्क है केवल बच्चों, है ना। तो डेंसिटी में अगर फर्क है, एक का पावर 5 और एक का पावर 1 है, तो मैं अगर किसी पावर n के लिए आंसर निकाल लूं, उसके बाद मैं n, सॉरी n तो दिया था, किसी पावर x के लिए आंसर निकाल लेता हूँ। मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि डेंसिटी जो है वो k r अपॉन कैपिटल R की पावर x मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, गामा मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, अल्फा मान लिया मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए एक आंसर निकाल लूंगा, एन ओवर अल्फा की वैल्यू 1 रखूंगा तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 5 रख दूंगा तो दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ आ जाएगा। लेट्स डू इट। बनाओ भैया इसके अंदर एक शेल, इसके अंदर हमने बना लिया एक शेल। अब मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। शेल की कुछ थिकनेस होगी जी, बिल्कुल होगी, हम बना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल होगी।
ठीक है, बना थोड़ी सी थिक रहो, ये देखो थोड़ा सा थिक बना दीजिए, हो जाए थोड़ी थिक हो जाए। ठीक है, बन गई हमारी शेल। जूम करके देख लो। माना इसका जो रेडियस है वो आर है, माना इसकी जो विड्थ है वो डी आर है। तो हमें क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए? हमको पता है कि डी आई जो होगा, डी आई होगा शेल के लिए होता है 2/3 डीएम मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, जवाब मिल जाएगा। मतलब मुझे बेसिकली यहाँ पर डीएम की वैल्यू को लिखना है। व्हाट इज डीएम? डीएम इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ओके सर, व्हाट इज डेंसिटी? इट इज सम के multiplied by r upon capital R की पावर अल्फा। व्हाट इज वॉल्यूम? 4 pi r स्क्वायर dr। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि सर हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आई क्या है? आई है इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। अच्छा, के आर अपॉन कैपिटल आर की पावर अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये आपने m लिख दिया है। 2/3 एक फैक्टर बाहर था, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे 0 से लेकर r तक, मोमेंट आ जाएगा। हो गया सवाल, अपने आप भी कर सकते हो आप इसके बाद। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो आई बराबर, सब कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो। क्या क्या कांस्टेंट है भाई? अच्छा, वेरिएबल क्या वो देख लो, कांस्टेंट उसके बाद आराम से है ना। कांस्टेंट ढूंढना चालू करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगी, कर तो लोगे इसको। ये वेरिएबल है क्या? बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी तो वेरिएबल है, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी सब बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, फेंक देते हैं। देखो हम 2 जा 4, 4 पाई के अपॉन 3, 4 पाई के अपॉन 3 आर की पावर अल्फा, 4 पाई के अपॉन 3 आर की पावर अल्फा। बस यही है। ठीक है, इनफैक्ट आप एक चीज नोटिस करिए, जब आप दोनों आई का रेशो ले रहे होगे ना, तो कांस्टेंट वाला टर्म तो कट ही जाएगा ना। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ मिस भी कर दिया हो, लेकिन अगर आपने वेरिएबल वाला पार्ट सही पकड़ रखा है, क्या पकड़े हो आप उसको? आप उसे पकड़े हो आर की पावर अल्फा प्लस 4। क्या है वो? आर की पावर अल्फा प्लस 4 डी आर, 0 से लेके आर, ये है आपका आई। तो अगर आप आई ए अपॉन आई बी करना चाहते हो, आई ए अपॉन आई बी, तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट तो कट ही जाएगा। इसके बारे में तो मुझे सोचना ही नहीं था, कट जाएगा ना दोनों में। क्या बचेगा भाई? 0 से लेके आर, आई ए अपॉन आई बी तो करना था, आई बी अपॉन आई ए करना है। लो भाई, आई बी अपॉन आई ए कर देते हैं। आई बी अपॉन आई ए, 0 से लेके आर क्या है? बी के लिए, बी के लिए है वो 5, यानी आर की पावर 9 डी आर। और नीचे वाली टर्म के लिए क्या है? यहाँ पे केवल क्या बचा? 1 अपॉन आर की पावर 5, और यहाँ पे 1 अपॉन आर की पावर 4। 0 से लेके आर क्या? आर की पावर 5 डी आर। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, लग तो रहा है सही कर रहा हूँ। सॉरी, नीचे गड़बड़ कर रहा हूँ ना, नीचे 1 है, ये 1 है। अब सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 10 अपॉन 10 आ जाएगा ऊपर, है ना, आर की पावर 10 अपॉन 10। नीचे क्या आ जाएगा? इसे ये आ जाएगा आर की पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, क्या क्या बचा हुआ था यहाँ पे? रिमेनिंग टर्म्स क्या थी? ऊपर था आर की पावर 5, नीचे था आर, तो आर अपॉन आर की पावर 5। तो देखो आर भी कट गया आपका सारा का सारा, पावर कटनी ही चाहिए थी वो तो, एक सही बात है। क्या बचा? 6 अपॉन 10 बचा। इसको आप एन अपॉन 10 के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।